स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 जो कि रसायन विज्ञान का टॉपिक आपका चल रहा था, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पुनः एक बार आपको अवगत कराते हैं, आपको बताने, समझाने और सिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, कौन से लाए? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मुख्य और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उनको आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक्स में क्या दिया है, किस तरह से पढ़ना है, उसको आज हम आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया आती है। कौन सी अभिक्रिया आती है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? संयोजन अभिक्रिया आपकी आती है। और संयोजन अभिक्रिया है क्या, कैसी उसकी परिभाषा को बताया जाए, कैसे उसके एग्जाम्पल को लिखा जाए, ताकि आपके पूरे मार्क्स आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि परिभाषा उदाहरण अगर ना लिखेंगे आप, तो उदाहरण के अलावा परिभाषा अधूरी है। परिभाषा से आपका मार्क्स पूरा नहीं आएगा जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। तो चलते हैं पहले परिभाषा की ओर। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। कितना पदार्थ बनाते हैं? एक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जरा ध्यान सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक संयोग करके, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात एक पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिख दिया A+B एरो C। एक आपका A और B जे अभिकारक हैं, आपस में मिलकर आपका C उत्पाद बनाया, केवल एक उत्पाद बनाया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर आपकी एक उत्पाद प्राप्त हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण जैसे आपका जल का बनना। जल कैसे बनता है? जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। O2 प्लस H2 एरो H2। O2 प्लस H2 एरो O2 प्लस H2 प्लस O2 एरो H2। ऐसे भी लिख सकते हैं, H को पहले, H2 प्लस O2 एरो H2। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु जो अभिकारक के रूप में लिए गए हैं। दो अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो हमारा उत्पाद जो एकल उत्पाद प्राप्त होता है, एकल पदार्थ का निर्माण होता है, और वो है आपका जल। क्या है? आपका जल। चूंकि इससे पहले अपन ने संतुलन पढ़ लिया है, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, सही है, ऑक्सीजन का दो, यहाँ पर एक, तो दो का गुणा आगे होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां पर 2 है, तो यहां पर भी 2 का गुणा कर देंगे, इसलिए बैलेंस आपका समीकरण प्राप्त हो गया। इसकी आपको अवस्था के बारे में भी बताना है। तो ये आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है, और ये आपका लिक्विड बन गया, द्रव बन गया। क्या बन गया? द्रव। H2O, 2H2O। ये बैलेंस के बाद है, संतुलन के बाद। कक्षा 9 में भी काफी हमने आपको संतुलन करना सिखाया है। अगर कोई दिक्कत है तो उन क्वेश्चनों को भी आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए और आप लोग अच्छे से सीख सकें। ठीक है ना। अब और भी एग्जाम्पल है इसके कई, इसके और उदाहरण भी आपको बताने का, समझाने का हम प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको डरने वाली बात नहीं है। रसायन विज्ञान का नाम सभी लोग बदनाम करते हैं, समझ में नहीं आती है, लेकिन हम जो बताएंगे आपको सबसे सरल से सरल भाषा में, शायद आपको समझ में आए और आप लोग सीखें, है ना।
जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आपका है, जो कार्बन होता है आपका C, कार्बन क्या होता है आपका C, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, CO2। क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? कार्बन आपका सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन आपकी गैस अवस्था में होती है और CO2 भी आपकी गैस अवस्था में होती है। तो ये भौतिक स्थितियां हैं। इसको क्या करते हैं अपन? अभिक्रिया कराते हैं इसकी कार्बन की ऑक्सीजन से। तो ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है, जहां पर दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में संयोग करके केवल एक आपका उत्पाद बनाए। अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल आपका, ये आपका एग्जाम्पल दूसरा। अब आपको तीसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाने का, सिखाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दीपावली के मौसम में अपने यहाँ पर समय पर, त्योहार पर चूना आता है पोतने के लिए, CaO। ये वही कलई है जिसका नाम क्या होता है? कलई। ये रसायन विज्ञान में इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाता? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। नाम क्या है इसका? बिना बुझा हुआ चूना। अब इसे हम पानी में डाल दें, H2O जल में, तो आपने देखा होगा बहुत गर्म होता है, भाप निकलने लगती है, बलबूजे निकलने लगते हैं इसमें से, अभिक्रिया वहां पर प्रारंभ हो जाती है और अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद बनता है आपका बुझा हुआ चूना, CaOH का फुल टॉइस। CaOH, और देखो कोष्टक को बोलेंगे होल, कोष्टक को क्या बोलेंगे? होल। और नीचे लिखा तो दो माने टॉइस, क्या? टॉइस। तो CaOH का होल टॉइस। आपको पतला पतला एक पदार्थ, वो लिक्विड मिल जाता है जिसको दीवार वगैरह पे पोतने का काम करते हैं ब्रश से, वो बनता है आपका CaOH का होल टॉइस। ये इसका उसका सूत्र है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका सॉलिड होता, ये आपका लिक्विड होता, ये आपका विलयन होता, जिसे कहते हैं एक ही। विलयन को क्या बोलते हैं? एक ही, है ना? विलयन को क्या बोलते हैं? एक ही। जे बिना बुझा हुआ चूना नीचे भाषा है, उसमें लिख लेना हिंदी में जल है, और जे बुझा हुआ चूना है इसके नीचे लिख लेना। जिसको पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना बताते हैं रसायन विज्ञान के शब्दों में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O जल प्लस CaOH का होल टॉइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग नोट्स में लिख लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो पहला टॉपिक आपका, जो इसका पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, जी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, और आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर ऐसे एग्जाम्पल लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। इसी का विलोम शब्द है। क्या है इसका? विलोम शब्द। दूसरा नंबर आपका, ठीक है ना, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया है। सेकंड नंबर आपका वियोजन अभिक्रिया, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो नामीय वियोजन, वियोजन माने टूटना, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। यहां पे अभिकारक होगा एक, अभिकारक क्या होगा आपका? 1, और इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसी स्थिति में जे दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। बहुरासायनिक अभिक्रिया, बहुरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कितना अभिकारक? एक अभिकारक जब अभिक्रिया करता है तो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, विभाजित हो जाए, तो बहुरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाए, टूट जाए, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, एक अभिकारक है, अभिक्रिया हुई, बी और सी में टूट गया, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पर प्रकाश डालते हैं, जरा ध्यान से देखना।
वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से समझाई गई है आपकी, ऊष्मा देने पर, वैद्युत देने पर, वैद्युत प्रवाहित करने पर और प्रकाश देने पर। ऊष्मा प्रदान करने पर प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और आपका ऊष्मीय वियोजन। तो सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन के पास चलते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को ऊष्मा देने पर अभिक्रिया कराते हैं और वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? नाम ध्यान रखना, आप लोग नोट करना नोटबुक पे। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर प्रतीक और नीचे उसकी भाषा। तो जो चूना है इसे हम करेंगे गर्म, ठीक है? चूना पत्थर कहलाता है। क्या कहलाता? चूना पत्थर। इसे करेंगे हम गर्म। तो ऐसी स्थिति में आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, CO2। जी आपकी गैस है, जी आपकी क्या है? गैस है। और जी आपका CaO जो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस है। और ये भी आपका क्या होगा? ठोस होगा। चूना पत्थर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर CaO, यानी कि और CaO के क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, CaO अभी बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो गैस में है सॉलिड और जो सॉलिड ठोस अवस्था में है। तो एरो के ऊपर आपको ऊष्मा लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि ऊष्मा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मा देने पर, क्या देने पर? ऊष्मा देने पर। और भी एग्जाम्पल होते हैं, इसी को आप लोग ध्यान रखें। CaCO3 एरो जब ऊष्मा प्रदान की अपन ने, तो CaO माने बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 कौन सी गैस निकलेगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? अब सेकंड देखिए, जैसे कि नाम ही है सेकंड का, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वैद्युत वियोजन जो है, इसमें निश्चित तौर पर विद्युत धारा का प्रवाह करना पड़ेगा। तो एक अपन बर्तन में क्या है? लिक्विड भरेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तारों के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से। और बैटरी के अलावा बैटरी का वोल्ट, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है तो उससे भी कर सकते हैं अपन। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा 2 या 2 से अधिक भागों में। जैसे कि जल, H2O पर धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, H2 और O2 अपन को अलग अलग तारों पर प्राप्त हो जाएगा, पट्टियों पर प्राप्त हो जाएगा। एनोड और कैथोड उसमें रहती हैं, 2 पत्ती लगी होती हैं, उन पत्तियों पर जे एकत्रित हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। तो ये जल है, अभी संतुलित किया था, जैसे कि तो 2 का हमने यहाँ पर क्या किया था? गुणा, और यहाँ पर भी कितने का किया था? 2 का। जे आपका गैस है और जे भी आपकी गैस है, और ये आपका क्या है? लिक्विड, जल है। तो बात करते हैं अपन विद्युत वियोजन की। जैसे ही हम जल एक बीकर में डाल लिया, उसमें एनोड कैथोड इन दोनों का बैटरी से संबंध कर दिया, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जो जल है वो विभाजित हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अलग अलग एनोड और कैथोड पर। तो इस तरह से हम दूसरा जो दिया था वियोजन, यानी कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, या फिर प्रकाशीय ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की रोशनी होती है, प्रकाश, उसमें करना। तो तीसरा आपका टॉपिक है अब प्रकाशीय वियोजन। कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल उत्पाद को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है। एक कोई अभिकारक लेंगे, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, और सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद उसमें जो अभिक्रिया होगी
उसमें 2 भागों में टूटेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो ऐसी अभिक्रिया है जिनमें एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीखते हैं, जरा ध्यान से समझना। तो यहां पर अपन को प्रकाशीय वियोजन है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की। इसके उदाहरण पढ़ेंगे अपन प्रकाशीय वियोजन के। तो प्रकाशीय वियोजन के जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है इसका एग्जाम्पल दिया, और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऊपर लिखेंगे प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाशीय ऊष्मा, एरो के निशान पर यहां पर भी लिखेंगे। जब इस प्रकार से एक्टिविटी होती है तो ऐसी स्थिति में Ag अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो Ag प्लस Cl2, ये आपकी गैस है और Ag आपकी ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ आपका Cl2 है तो 2 का इसमें गुणा होगा, इसमें 2 का होगा तो इसमें भी 2 का होगा। यहां पर आपका Ag प्लस Br में बदलेगा, चूंकि ये ब्रोमीन गैस है, जी लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे? S। और जी आपका क्या है? सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रकाशीय ऊर्जा लिख देना। तो इस प्रकार हम इनकी विवेचना कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया का प्रयोग खासतौर से श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसका प्रकार बताते हैं। आता है आपका ऊष्मा छेपी। तो छेपी यहां पर देखो, छेपी शब्द का अर्थ होता है बाहर निकालना। कहां निकालना? बाहर। छेपी का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि ऊष्मा को उत्सर्जित होना या स्वतः अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद बाहर निकलना। परिभाषा कैसे बताएंगे? सुनो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाए और उसके साथ साथ क्या निकले? ऊर्जा निकले, ऊष्मा उत्सर्जित हो। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस, ये बहुत अच्छा नाम है, CH4, इसे बोलते प्राकृतिक गैस और इसका नाम होता मेथेन। प्राकृतिक गैस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता? CH4। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और जल प्राप्त होता है, H2O। जी आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन हो, ऐसा भी हो सकते। उत्पाद का जो निर्माण होता है उसके साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख दिया और प्लस इसके आगे आएगा ऊष्मा।
ऊष्मा का उत्सर्जन है। तो मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं। जलाने को क्या कहते हैं? दहन। तो CO2 जल H2O प्लस आपका ऊष्मा प्राप्त होता है इसमें। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से काम चलाइए, ठीक है ना। जैसे अपन भोजन का पचना, उसमें भी ऊर्जा निकलती है भोजन के पचने के साथ। और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि हम वो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करने के साथ साथ अपनी कोशिकाओं में से ऊर्जा निकलती है, पेशीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं शामिल, ये तो अपनी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लिखना तो ये है रासायन। और समीकरण इंपोर्टेंट है, देखो हमेशा आपसे कहते आ रहे हैं। इसके बाद आपका है ऊष्मा शोषी। कौन सा है चौथा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान से समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को क्या? तोड़ने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, या प्रकाश की आवश्यकता हो, या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो। 3 प्रकार की ऊर्जाएं बताई वियोजन के लिए। तो यहां पे तोड़ने की बात हो रही। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा की या प्रकाशीय ऊर्जा की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। और दूसरी भाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, शोषित करती हैं ऊष्मा को, ऊष्मा शोषी कहलाती है। इससे पहले क्षेपी बताया था, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ऊष्मा को बाहर निकालती हैं, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कभी अंतर आए तो इस प्रकार से अंतर भी दे सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया से भी संबंधित है। जो विस्थापन अभिक्रिया, आपने विस्थापन माने अलग अलग करना, विस्थापित होना। तो विस्थापन अभिक्रिया आप लोग तभी सीख सकते हो जब क्रियाशील तत्वों के बारे में आपको उनकी क्रियाशीलता पता हो। तत्वों की क्रियाशीलता वाली टेबल के कौन से ज्यादा क्रियाशील हैं, कौन से अधिक क्रिया करते हैं, क्रम दिया हुआ है। उन क्रम को आपको ध्यान से समझना है, तब आप लोग सीख सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वाले तत्व को अभिक्रिया करके अलग कर दे और स्वयं उसमें जुड़ जाए। तो इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। ऊष्मा शोषी का तो कार्बन प्लस H2 एरो आपका बनेगा। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और बहुत सारी ऊर्जा इसमें शोषित होगी। इसके बाद आपका बनेगा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बनेगा? ये कार्बन है, ये सल्फाइड है, सल्फर, और ऊर्जा बहुत अधिक इसमें चाहिए पड़ेगी इसको जोड़ने के लिए, तब ये जुड़ेगा। तो आपको याद रखना, कार्बन प्लस C प्लस H2 प्लस ऊर्जा एरो CH2। ऊष्मा क्षेपी का एक एग्जाम्पल और देखो। आपने कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में इकट्ठा करके जलाया था, तो आपका CO2 प्राप्त हुआ था। इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखना। स्वाभाविक है कि कार्बन को जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी। और भी आपको बुझे हुए चूने का एग्जाम्पल बताया था, CaO प्लस H2O। तो हमारा प्राप्त होता है
CaOH का होल ट्वाइस। इसमें भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ये भी आपका ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। आप लोग इनकी हिंदी नीचे लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, जल, कार्बन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन जो अभिक्रिया होती, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इन यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक में से अलग कर दे। यौगिक में से क्या कर दे? अलग। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसमें यौगिक में से अलग कर दे। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम आपको समझाने का और बताने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से समझना। जैसे आपका Fe लोहा सॉलिड अवस्था में है और हमने इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये आपका विलयन के रूप में है एक, ये आपका सॉलिड है। इसको मिलाया, इसमें डाला, इस लोहे की कील है या लोहे का टुकड़ा है, तो मिलाने पर जे FeCu को अलग, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है। धातुओं का क्रम, सोना सबसे कम क्रियाशील है ना। सोना क्या होता है? कम क्रियाशील होता। तो ये धातुओं की क्रियाशीलता आपको याद करना है कि किसकी अधिक है और किसकी कम है। अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को अलग कर देगा। तो इसको हम लिखवा देंगे आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस चीज को। तो Fe प्लस Cu, तो CuSO4, तो Fe इसको अलग करेगा, तो FeSO4 बन जाएगा और इसके साथ साथ आपका Cu अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। इस तरह ए वाला आपका विलयन हो जाएगा और ये आपका सॉलिड अवस्था में अलग हो जाएगा। तो लोहा अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा, है ना। तो लोहा और कॉपर सल्फेट को जब लोहे को इसके विलयन में डालते हैं, जो विलयन है, घोल है, जैसे पानी होता है लिक्विड, डालते हैं तो इस पर जे इसको प्रतिस्थापित कर देता है और FeSO4 बन जाता है और Cu को अलग कर देता है। जे इसका एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। एक्सपेरिमेंट के अनुसार भी समझा सकते हैं। एक परखनली में हम धागा बांधकर एक कील को लटकाएंगे, उस परखनली में हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे और जैसे ही लोहा उसमें कील या टुकड़ा उसमें डालेंगे तो वो आपको कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करेगा और जो लोहे की कील है उस पर SO4 का भूरे रंग का, कैसे रंग का? भूरे रंग की परत जम जाती है। तो इस प्रकार से FeSO4 जो CuSO4 जो होता है उसका विलयन का रंग नीला होता। इसका रंग कैसा होता? नीला। इसका रंग नीला होता है और जो आपका FeSO4 हो जाता, जो उस पर चिपक जाता है ये SO4 Fe पर, तो इसका रंग आपका हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा। इसका रंग कैसा रहता? हरा। ये आपके नीले रंग का होता और जैसे ही ये इसको अभिक्रिया करके अलग करेगा तो ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट है आपका, प्रयोगशाला में आपको सीखना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकली है। रसायन विज्ञान में कोई बनावटी नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे गए हैं कि कैसा परिणाम प्राप्त होता है, उसके बाद रिजल्ट दिया गया है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों को डाला जाता है तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को अलग कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं?
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको याद रखना, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है। रंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, कभी कभी पूछ लेते हैं। CuSO4 का रंग कैसा होता? तो नीला होता, आपको ध्यान रखना है, नीला विलयन होता है इसका। FeSO4 का विलयन कैसा होता? FeSO4 का विलयन हरा होता है। जे विलयन का रंग कैसा कर देता है? हरा कर देता है ना जे। तो क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर सकते हैं, हल करते हैं, आपको समझा और हम भी समझ सकते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखकर बताते हैं आपको। Zn प्लस CuSO4 एरो जिंक। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक। इसका हिंदी नाम जरूर लिखना आप लोग नीचे, ताकि आप लोग पढ़ सकें। जिंक कॉपर सल्फेट का आपका विलयन है। इसमें भी ध्यान रखना, ये अधिक क्रियाशील होता है इससे, तो ये इसको पृथक कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा। जी आपका क्या है? लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में, सॉलिड के रूप में और लिक्विड के रूप में। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ये केवल था विस्थापन, अब इसके आगे लग गया द्वि। काम तो ऐसा ही करेगा, केवल यहां पर द्वि लग गया है, यानी कि दो यौगिक होंगे। अब अभिकारक में भी दो यौगिक होंगे और उत्पाद में भी दो यौगिक बनेंगे। अभी एक आपका तत्व था, एक आपका यौगिक था। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? एक तत्व था, एक यौगिक। Fe तत्व था, CuSO4 यौगिक था। इसमें लेकिन दोनों यौगिक आएंगे। दोनों क्या आएंगे? आपके यौगिक। तो परिभाषा देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों का निर्माण और उत्पादकों का जो निर्माण है वो यौगिकों के बीच आयनों के रूप में हो, आयनों के आदान प्रदान से हो। देखो थोड़ा सा इसमें अंतर है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पादकों का निर्माण, किसका निर्माण? उत्पादकों का निर्माण। किसका निर्माण? उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, यौगिक कितने हों? दो यौगिकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के या आयनों के आदान प्रदान से संपन्न हो, आदान प्रदान से बने। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। कैसा? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। कैसे? Na2SO4 प्लस BaCl2 SO2 है यहाँ पे, Na2SO2 प्लस आपका BaCl2 अभिक्रिया होगी। देखो एक यौगिक आपका J है, एक यौगिक आपका E है। अब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कैसा, या आयनों के आदान प्रदान से कैसा? तो आदान प्रदान से सेटलमेंट होता है। जैसे कि BaSO4, अब यहां पर इनकी संयोजकता याद रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? संयोजकता याद। Ba की संयोजकता आपकी कैसे पता लगेगा? बात आती है। तो देखो इसमें लगाएंगे हम कोष्टक। क्या लगाएंगे? कोष्टक। जैसे कि Na2SO4 लिखा जी, एक माना जाएगा। तो जो यहां पर लिखा होता वो इसकी संयोजकता होती है, और जो इसके बाहर लिखा है वो इसकी संयोजकता होती है। तो N की संयोजकता आपकी दो है, एक है, सॉरी, N की संयोजकता कितनी है? एक। और SO2 की संयोजकता कितनी है? आपकी दो है। उसमें देखिए BaCl2, तो Cl के साथ दो है तो इसकी संयोजकता दो, और Ba के साथ एक है तो इसकी संयोजकता एक। तो Ba की संयोजकता आपकी दो हो जाएगी, और Cl की संयोजकता आपकी Cl2 की संयोजकता एक हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं, जरा ध्यान से समझना आप लोग।
प्लस वाला हमेशा माइनस से करता है, जे वाला माइनस है, ए वाला भी माइनस, ए प्लस है और ए प्लस है, तो इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस, तो आपका बनेगा BaCl, NaCl। अब बात आती है सर जी दो कहां गया, यहां पर दो लिखा था, तो Ca की देखो Cl की संयोजकता कितनी है, एक, और Na की कितनी है, एक, तो एक यहां पर लिखा, एक यहां पर, तो एक अपन लिखते नहीं, प्लस Ba जुड़ेगा SO2 के साथ, तो Ba की संयोजकता कितनी है, दो, और SO2 की दो है, तो BaSO2, इसके बाहर भी दो लिखेंगे, इसके बाहर भी दो। अगर किसी समान संख्या से इनमें भाग जा रहा हो तो भाग लगाएंगे, दो से जा रहा, दो एकम दो और दो एकम दो, तो इस तरह से आपका BaSO2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आपका BaSO2। बहुत ही अच्छा देखो टॉपिक है, आपको शायद समझ में आया होगा। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, संयोजकता के अकॉर्डिंग होता है। संयोजकता आपको ये नोट कर लेना, बगल में नोट कर लिया करो हमेशा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान में आपको बताएं प्रतीकों की आवश्यकता, क्रियाशीलता की आवश्यकता और संयोजकता की आवश्यकता, परमाणु क्रमांक की, द्रव्यमान संख्या की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये कंपल्सरी वर्ड है, हर एक्सरसाइज में, हर अध्याय में आपके आएंगे और आपको सीखने में सहायता करेंगे। इसलिए संयोजकता, प्रतीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्रियाशीलता, जी कहीं से नोट कर लीजिए डायरी में, या हम बता देंगे इनको, और आप लोगों को पर डे इनको देखना है ताकि आप अच्छी से अच्छी रसायन विज्ञान सीख सकें। तो द्विविस्थापन यानी कि यौगिकों में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो यौगिकों में होती है और यौगिकों में होने के साथ साथ आयनों के आदान प्रदान से होती है। इसमें मुख्य पॉइंट है आयनों का आदान प्रदान। तो आपका Na2SO2 संयोजकता की विवेचना की, जब जी इसका प्लस इसका माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा जी, आप संयोजकता से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, संयोजकता से। देखो यहाँ पे भी सीख सकते कि Na किसके साथ गया, Cl के साथ, तो इसकी भी एक, इसकी भी एक, यहां से देख लो। और Ba किसके साथ गया, SO2 के, तो इसकी भी क्या थी, दो थी और इसकी भी दो, तो दो दो समान थी इसलिए इसको छोड़ दिया। अगर यहाँ दो यहाँ चार होती तो दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे लिखते। शायद आपको समझ में आया होगा। होने को तो और भी कुछ है, अभी लगभग दो वीडियो इसकी और डलेंगी, कुछ परिभाषाएं और बची हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में थोड़ा सा सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा, समीकरणों को संतुलित करना सिखाया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। 2 मार्क्स के आपको संतुलन करने के लिए आते हैं, और अभिक्रियाएं पहचानी जाती हैं, कौन सी विस्थापन है, द्विविस्थापन, कौन सी वियोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, या कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं पहचानना भी आती हैं, डेफिनेशन भी आ सकती हैं। इसलिए एग्जाम्पल को विशेष तौर से ध्यान रखिए ताकि आपका कभी गलत ना हो।